अस्सलाम वालेकुम। माज़रत, मगरिब की नमाज़ की वजह से थोड़ी सी देर हुई और टॉक हमने ये शुरू करनी थी सैटरडे को या फ्राइडे को, लेकिन हम नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं मेरी आंखों में एलर्जी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पर अगर मैं इसे मज़ीद डिले करूं तो फिर वो एग्ज़ाम के लिए टाइम कम होने की वजह से फ्रूटफुल नहीं रहेगी। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले आप लोग ये बात जहन नशीन कर लें कि आप लोग सारे साल से पढ़ रहे हैं, तो अब जितना कुछ एब्जॉर्ब कर चुके हैं और जो आप पढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, उसके ऊपर मतलब कॉन्टेंटमेंट शो करें, कनात करें, अल्लाह पे तवक्कल करें। इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होगा। और इस बात में ना जाएं कि आजकल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में गेस्ट पेपर्स भरे हुए हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर किसी के मोबाइल फ़ोन में कोई 10-15 जगह से तो एटलीस्ट गेस्ट पेपर आए हैं और गाहे बगाहे सेम चीज़ें ही आ रही होती हैं, लेकिन इससे पैनिक क्रिएट होता है। तो प्लीज़ अपने आप को हर ऐसी चीज़ से, एलिमेंट से, या अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से आपका मेंटल कंफर्ट डिस्टर्ब होता है, तो उससे ज़रा दूर कर लें, कम से कम एग्ज़ाम की हद तक। और जितना आप रिलैक्स होकर चीज़ों को फाइनल टचेस देंगे, प्रिपेयर करेंगे, उतना आपके हक में जो है बेहतर होगा। जो लास्ट टॉक थी, बहुत माजरत, उस दिन बारिश हुई थी बहुत तेज़ और उसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी में काफ़ी मसला आया। हमें 3 हिस्सों में वीडियो अपलोड करनी पड़ी, बीच में सिलसिला मुनक़ता हो जाता था, तो उसके लिए माजरत, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। लास्ट टॉक जो थी वो हमने एस्से के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे बात की थी, हमने ज़्यादा डिटेल में बात पाक अफेयर्स पे की थी, और करंट अफेयर्स पे भी हमने बात की थी। अब आज की जो टॉक है, मैंने पिछली टॉक में प्रॉमिस किया था कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक अलग से टॉक करेंगे। इस टॉक में पहले मैं आपको कुछ ब्रॉड एरियाज बताऊंगा, और जो आज मैंने IR पेपर 1 जो मेरी एकेडमी में लिया गया मॉक पेपर है, उसके इमेजेस अपलोड किए हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग देख चुके हैं। पहली बात तो याद रखें कि जब अगर गेस्ट की फॉर्म में हम स्टूडेंट को बताते हैं कि जी दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, तो स्टूडेंट का फौरन क्वेश्चन हमसे ये होता है कि इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो जो क्वेश्चंस आपके साथ इमेजेस की फॉर्म में शेयर किए गए हैं, जो मेरे पास मॉक पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उनके, या जो एस्से के टॉपिक्स की स्टेटमेंट शेयर की गई हैं, उनका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपका माइंड लॉक हो जाए, आप स्टिक हो जाएं कि जी अगर यूएन पे जिस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है तो इसी तरह का आएगा। देखें, यूएन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूएन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब उस टॉपिक की कोई भी डायमेंशन पूछी जा सकती है। उस टॉपिक को जो है प्रिपेयर करना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया दे दिया जाए कि किस किस्म का क्वेश्चन जो है वो शेयर जो है हो सकता है, या किस किस्म का क्वेश्चन फॉर्मेट पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दें ताकि हम इसको दोबारा रीलोड कर दें। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक को हो रही है तो यकीनन उनके इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू होगा, क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ एक कमेंट दिख रहा है रिगार्डिंग द विजिबिलिटी ऑफ वीडियो, और कोई कमेंट नहीं दिख रहा। अच्छा खैर जी, लेट्स कम टूवर्ड्स IR। जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2015 से, तो 2016 का IR का पेपर में लोग अपीयर हुए, जो 2 सेट्स में है, पेपर 1 100 मार्क्स और पेपर 2 100 मार्क्स। इसी तरह फिर 2017 में पेपर आया, वो बड़ा क्लॉसल लगा क्योंकि उसमें IR में लोग फेल ज़्यादा हुए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल टॉक दे चुका हूँ कि 2017 में IR में लोग क्यों फेल हुए। उस पेपर में एक्चुअली प्रॉब्लम कोई था या प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। तो अभी मैं उसका ब्रीफली जिक्र कर दूंगा, लेकिन मैं पूरा 2017 का पेपर डिस्कस करने नहीं जा रहा आपके साथ। मेरी प्रीवियस टॉक मौजूद है यूट्यूब पे भी, और इसी क्लब की, CSS क्लब की वीडियो सेक्शन में भी, वीडियो के सेक्शन में भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप जाके प्रीवियस टॉक्स देख सकते हैं। 2018 में तीसरा पेपर आया IR का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। देखें,
पहली बात तो ये है कि जो टॉपिक्स सिलेबस में से अब तक नहीं पूछे गए उन टॉपिक्स का जाहिर सी बात है इम्कान आने का ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि पूरा साल 2018 यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक वर्ल्ड अफेयर्स में कंटेम्प्रेरी एरिना में क्या होता रहा, लाइक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या रहीं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसीज़ क्या रहीं, जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ क्या रहीं, और इनके साथ जो इनकी एलाइड रीजनल पावर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या रहीं। इन सब से जो चीज़ डेवलप होती है वो होता तो आईआर का ही कंटेंट है या सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन उसको हम उर्फ़ आम में सीएसएस के लिए करंट अफेयर्स कहते हैं और जो एकेडमिक्स हैं वो इसे कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कहते हैं। तो अगर मैं आपको लेके चलूं ब्रॉड एरियाज या टॉपिक्स की तरफ जो अभी तक नहीं पूछे गए आईआर के पेपर में पिछले 3-4 सालों में, तो उनमें सॉवरेनिटी, उनमें नेशनल इंटरेस्ट, उनमें नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, आर्म्स रेस, आर्म्स कंट्रोल, वॉर, ये दरवाजा बंद कर, आर्म्स कंट्रोल, वॉर, आर्म्स रेस। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन पूछा गया लेकिन अगेन लाइमलाइट में ज़रूर हो गया है। दोबारा मैं अभी वजह आपको बता देता हूँ। ये वो एरियाज हैं जिन पे सवाल नहीं पूछा गया। डिप्लोमेसी पे अभी तक सवाल कोई नहीं पूछा गया। तो अगर हम इस लिहाज से देखें कि ये टॉपिक अभी तक नहीं पूछे गए तो इन टॉपिक्स के से रिलेटेड क्वेश्चन का आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको इन टॉपिक्स का एक किस्म का एमलगम या उनका कनेक्ट बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक किसके साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 और पेपर 2 में 2016, 2017, 2018 में जहां तक मुझे याद पड़ता है, जितने मैंने पेपर देखे हैं, यूएन पे क्वेश्चन नहीं आया। बट यूएन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखें इंटरनेशनल लॉ में पिछले साल 3 क्वेश्चन यूएनओ से आ गए। तो एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी, उस पर भी क्वेश्चन नहीं आया। यूएनओ का जो क्वेश्चन है वो 2 पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है। या तो यूएनओ की रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 21st सेंचुरी में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स या जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हो गए, अब 20th सेंचुरी वाले मेकअप के साथ जो यूएन एग्जिस्ट करती है वो सॉल्व नहीं कर सकती, तो किस किस्म की यूएन रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा, दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी, जिसका एक बहुत बड़ा सिंबल यूएनओ बजाते खुद है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी का 21st सेंचुरी में क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उसमें यूएनओ का रोल क्या चल रहा है और यूएनओ का रोल बेहतर कैसे किया जा सकता है। फिर अगर हम रीजनल लेवल पे आए तो इंडिया हैज अ क्वेस्ट टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। अब यूएनओ का मैंने आपको एटलीस्ट कोई 4 या 3 मैंने एक्सपेक्टेड सिनेरियोज बता दिए हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर आज जो मॉक पेपर मेरे पास हुआ है वो शेयर किया, तो उस क्वेश्चन पेपर के में भी मैंने यूएनओ का क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन फॉर्म में यूएनओ पे किस तरह से बात की जा सकती है। फिर है जी हमारे पास आर्म्स रेस, आर्म्स कंट्रोल प्लस वॉर। बहुत सारे लोग एंड्रयू हेवुड की किताब उनके पास है जो आईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे साल से, तो चाहे एंड्रयू हेवुड की किताब हो, चाहे गोल्डस्टेन की किताब हो, चाहे किगले की किताब हो, हर आईआर की फॉरेन ऑथर की बुक में एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो यूएनओ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहा है, एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो वॉर से डील कर रहा है, एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहा है। तो अब जितने टॉपिक मैंने अभी आपके सामने बोले हैं, जैसा कि इंटरनेशनल सोसाइटी, यूएनओ रिफॉर्म्स और वॉर, आर्म्स रेस, आर्म्स कंट्रोल, तो आपको तमाम लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट ये 3 चैप्टर्स जरूर पढ़ लें जो भी फॉरेन ऑथर की बुक आपके पास अवेलेबल है। लाइक वॉर के ऊपर जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आर्म्स रेस भी नजर आएगी, आर्म्स कंट्रोल का भी थोड़ा जिक्र आ जाएगा, वॉर की टाइप्स भी मिल जाएंगी, एटलीस्ट हेवुड वाली में तो ये सारी चीजें हैं।
आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वाला पढ़ेंगे या न्यूक्लियर पॉलिटिक्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो अगेन उसमें आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स रेस और डिसआर्मामेंट की कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड इवेंट्स और एग्जाम्पल्स और ट्रीटीज मिल जाएंगी। इसी तरह जब आप यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यूएनओ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, यूएनओ पे क्रिटिसिज्म क्यों होता है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे हमारे पास है नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। देखें जो मैगजीन्स हैं लाइक इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, टाइम, जो एग्जामिनर है ना वो लोग अक्सर ये मैगजीन पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते तो पेपर बनाने से पहले इन्हें देख जरूर लेते हैं। अब इनके अंदर पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप फौरन उसकी वेबसाइट खंगालना शुरू कर दें, जो इवेंट्स बता दिए गए हैं उन्हीं पे आप कनात करें, तवक्कल करें, तो उम्मीद है कि उस पर काम हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एग्जामिनर्स ने उन इवेंट्स के साथ ब्लेंड करके आईआर के कॉन्सेप्ट या टॉपिक वो क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं। तो ग्लोबल ब्रेक्जिट जो हो रहा है, ब्रेक्जिट की वजह से ग्लोबलाइजेशन को एक सेटबैक मिल रहा है, रीजनलिज्म को एक सेटबैक मिल रहा है, लेकिन ब्रेक्जिट हुआ किस वजह से है? वो हुआ है नेशनलिज्म से। तो नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, इस एक सिनेरियो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी किस तरह यूरोप में जो इमर्जिंग नेशनलिज्म है, जिसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हमें ब्रेक्जिट की फॉर्म में नजर भी आ चुका है, और जो 2017 में यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्शन हुए हैं वहां पर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो रीजनलिज्म पे बिलीव नहीं रखती, जो नेशनलिज्म पे बिलीव रखती हैं, वो उनको कुछ कुछ वोट मिले हैं। जर्मनी में एंजेला मेर्केल को कोलिशन जो है गवर्नमेंट बनानी पड़ी है, और फिर इस दैट विल इम्पैक्ट द पॉलिसीज ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द कमिंग डेज। तो ये नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है जिससे कि सवाल पूछा जा सकता है। रीजनलिज्म हो या नेशन स्टेट सिस्टम हो, दोनों का डेवलप्ड फॉर्म में हाईएस्ट इंप्रेशन हमें यूरोप ही में मिलता है। और अब अगर इस इंप्रेशन को यूरोपियन मॉडल्स को देख के फॉलो किया जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियसली यूरोप विल बी ब्लेम्ड फॉर दैट, नॉट अदर रीजन्स, नॉट अदर स्टेट्स। फिर है जी हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। देखें नेशनल इंटरेस्ट पे भी नेशनल इंटरेस्ट पे भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और मैंने यहां पे लिखा है नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। अब वर्सेस इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये कि इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उससे जब सुपर पावर्स बैकआउट करती हैं, विड्रॉ करती हैं, तो उसकी बेसिस उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम ग्रेट पावर्स और सुपर पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेशनल इंटरेस्ट इज एक्चुअली किल्ड द थीम और सोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज ए लॉ फॉर द होल वर्ल्ड, एज ए लॉ टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल है INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस की बायलैटरल ट्रीटी जो 1987 में हुई थी बिटवीन USSR एंड USA। ट्रंप ने उससे बैकआउट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जो रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी जॉर्ज W बुश की, उन्होंने 2002 में एक और ट्रीटी थी बिटवीन USSR एंड USA जो बाद में रशिया और USA के दरमियान रह गई, दैट वाज ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। उन्होंने उससे विड्रॉ किया था। जॉन बोल्टन, द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट विच इज डोनाल्ड ट्रंप, ये जॉन बोल्टन जो है उसकी कैबिनेट का या टीम का हिस्सा थे जॉर्ज W बुश की भी, एंड ही इज नोन फॉर हिज डेलिबरेट हेट्रेड टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, क्योंकि जॉन बोल्टन साहब का ख्याल है कि जो अमेरिकन पावर का इंप्रेशन है, सुपर पावर का इंप्रेशन है, सोल सुपर पावर का इंप्रेशन है, वो इन ट्रीटीज का हिस्सा होते हुए दुनिया के सामने सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और इससे US के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। मैंने लास्ट टॉक में और इससे पहले जितनी भी टॉक्स मैंने 2018 में दी हैं, मैंने एक मैगजीन है पाकिस्तान पॉलिटिको, उसका जिक्र किया, मैं वो डिस्प्ले भी कर चुका हूं। उसमें छपे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो गाहे बगाहे शेयर भी करता रहता हूं। उसमें मैंने खुद भी आर्टिकल्स लिखे हैं। एक जो स्पेस फोर्स ट्रंप ने ऐलान किया है उस पर आर्टिकल था, दैट वाज रिलेटेड टू आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कि अब उसका क्या होगा ट्रंप की स्पेस फोर्स के बाद। और दूसरा आर्टिकल मैंने लिखा था
INF ट्रीटी जिससे ट्रंप ने बैकआउट का ऐलान किया, और अब 2 दिन पहले की खबर है कि पुतिन ने भी बैकआउट का ऐलान कर दिया है। तो बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पॉलिटिको इज नॉट न्यू फॉर दिस फेसबुक ग्रुप। जो मुझे आज सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं सुना या सिर्फ 2-3 दिन पहले वाली टॉक सुनी थी, तो कमेंट्स में भी www.pakistanpolitico.com मैगजीन की वेबसाइट शेयर हो चुकी है। ये है जी मैगजीन, pakistanpolitico.com, pakistanpolitico.com। इनकी वेबसाइट पे इनके प्रीवियस आर्टिकल्स, इवन करंट आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। जनवरी तक के मैगजीन के अवेलेबल हैं फ्री। आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिनमें से चंद एक का मैंने नाम भी लिया। तो आपको ऐसा ब्लेंडेड फ्लेवर और मटेरियल मिल जाएगा कि सबका क्वेश्चन होता है जी हमने आईआर तो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, एक हमसे थ्योरीज अप्लाई नहीं हो रही, दूसरा कंटेम्प्रेरी इवेंट को किस तरह आईआर के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना है वो हमें नहीं समझ आ रही। तो इन 2 सवालों का जवाब इस मैगजीन में छपे हुए आर्टिकल्स में इसलिए है कि इसमें लिखने वाले फॉरेनर्स और पाकिस्तानी आईआर के लोग हैं, और इसको एडिट डिजाइन करने वाली जो टीम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज एसोसिएट एडिटर पाकिस्तान पॉलिटिको, हम सब भी आईआर के ही बैकग्राउंड के लोग हैं। किसी का मास्टर्स है आईआर में, किसी का एमफिल है। जो एडिटर है मैगजीन की, ही इज अ PhD इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, और उनकी अभी रिसेंटली बुक भी आई थी द ब्लाइंड आई। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं, कंटेम्प्रेरी इवेंट को किस तरह से कनेक्ट करना है आईआर के किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, और थ्योरेटिकल जो है ब्लेंड किस तरह से लेकर आना है, ये सब pakistanpolitico.com में छपे हुए आर्टिकल्स में अवेलेबल है, और कहीं एज सच पाकिस्तान में छपी हुई किसी पब्लिकेशन में अवेलेबल नहीं है। तो आप www.pakistanpolitico.com पे जाएं और आर्टिकल जो रेलेवेंट हैं एग्जाम से, या जो टॉपिक्स मैंने टॉक्स में बताएं, वो वाले आर्टिकल जाके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर हम आगे चलें। सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। देखें, ग्लोबलाइजेशन की 3 ब्रॉडर मैनिफेस्टेशंस हैं। एक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, एक है सोशल या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, और एक है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के हवाले से ये कहा जाता है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, वो अब एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन सॉवरेनिटी के पर्सपेक्टिव में या कॉन्टेक्स्ट में, या सॉवरेनिटी का क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। ये हम पेपर 1 की अभी बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, हॉट फेवरेट। व्हाई? बिकॉज 2018 का पूरा ईयर एक ट्रॉइका के गिर्द घूमा है। यूएस, रशिया एंड चाइना। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 में या 2017 में NSS नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो न्यू डिजाइन है, उन्होंने वो उसके डॉक्यूमेंट्स को जो है अनवील किया, और अपनी स्पीच में कहा कि आज एज ऑफ नाउ नॉन स्टेट एक्टर्स और फंडामेंटल इस्लामिस्ट, अल-कायदा, ISIS, these elements are not threat to US security, US interest and US hegemonic power posture across the world. But what is the threat? The 2 revisionist powers, one is Russia and one is China. रिविजनिस्ट पावर का मतलब ये होता है कि जो एक स्टेटस को, यानी जो अगर कोई एक स्टेट जैसा कि यूएस, उसकी पावर हेजमनी चल रही है, उसको चैलेंज करने वाली कोई और स्टेट हॉराइजन पे आ जाए तो उसको रिविजनिस्ट पावर कहते हैं। तो यूएस ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि इस वक्त हम यूएस के लिए चैलेंज चाइना और रशिया हैं, और ये दोनों रिविजनिस्ट पावर्स हैं। तो चाइना, रशिया और यूएस के दरमियान पूरा साल जो भी कुछ चलता रहा है वो आपके आईआर के दोनों पेपर्स का हिस्सा है। तो बैलेंस ऑफ पावर की हम बात कर रहे थे। तो बैलेंस ऑफ पावर का जो क्वेश्चन है, अगर हम इकोनॉमिक पावर की फॉर्म में और आइडिएशनल या टेक्नोलॉजिकल पावर की फॉर्म, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर पावर है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइना और यूएस का कंपैरिजन होता है बैलेंस ऑफ पावर में। और अगर हम हार्ड पावर कंपटीशन देखें, जैसा कि मिडिल ईस्ट में
वो फिर किया जाएगा यूएस वर्सेस रशिया। हैंस जे मॉर्गेंथा ने जो बुक लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, वो तो सबको पता है, लेकिन उसने एक किताब नहीं लिखी। आप उनका नाम लिखें, हैंस जे मॉर्गेंथा, गूगल करें, विकिपीडिया पे जाएं, उन्होंने 4 एटलीस्ट किताबें लिखी हुई हैं। और उनकी एक बुक, मुझे इस वक्त नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो 1968 में पब्लिश हुई, उस 1968 में पब्लिश हुई बुक में उन्होंने मेंशन कर दिया था मॉर्गेंथा ने कि आने वाले वक्त में चाइना जो है एक राइजिंग पावर है और चाइना विल बिकम ए पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू यूएस इंटरेस्ट, not only in the region where China is located, that is South Asia and Southeast Asia or Asia Pacific, but at global level too. So Morgentha suggested US decision makers that they should take China seriously. अब देखें 68 में वो बुक आई, 68 से 2018 में पूरे 50 years हो गए हैं। अगर हम आज के वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें कि ट्रंप वर्सेस चाइना वर्सेस शी जिनपिंग, वो ट्रेड वॉर वाला सीन या ट्रेड टैरिफ बैन वाला एक पावर कंपटीशन शुरू है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस नज़र आती है कि 50 साल पहले जो मॉर्गेंथा ने कहा था वो ठीक था। तो बैलेंस ऑफ पावर का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मॉर्गेंथा का क्या कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। अच्छा, फिर जी डिप्लोमेसी पे अभी तक सवाल नहीं आया हुआ। डिप्लोमेसी पे सवाल देखें, डिप्लोमेसी की बहुत सारी टाइप्स हैं और इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। डिप्लोमेसी अगर एनवायरमेंटल इश्यूज पे ग्लोबल लेवल पे हो रही है तो एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी कहलाएगी। अगर न्यूक्लियर इश्यूज पे स्टेट्स आपस में निगोशिएट कर रही हैं किसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए तो फिर वो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहलाएगी। जैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था NSS, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, दैट वाज ए लेटेस्ट एंड दैट वाज रीसेंट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के 2012 में एक समिट हुई, 2014 में एक समिट हुई और 2016 में समिट हुई। यानी जब तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रही न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स होती रही। नाउ दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन regime, ग्लोबल regime उसने काम क्या किया है और वो क्वेश्चन का हिस्सा बन सकती है। 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक डिबेट आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। उसमें इंडिया ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर दिया, लेकिन उनका जो सेशन हुआ उस सेशन में चाइना ने और कुछ और स्टेट्स ने इंडियन जो कैंडिडेचर है उसके ऊपर रिजर्वेशन शो की और उसमें एक क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच की तरफ इशारा किया गया कि अगर इंडिया या किसी भी स्टेट को इंक्लूड करना है तो वो क्राइटेरिया बेस्ड होगी। यानी फर्स्ट दे शुड हैव साइन NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर देन दे शुड कम टुवर्ड्स NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो अभी 2 दिन पहले की खबर है, फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में चाइना ने जो है बायकॉट किया है और रिजेक्ट कर दिया है मेंबरशिप का प्रपोजल जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए है। अच्छा, थ्योरीज के लिए मैं जाने से पहले आपको न्यूक्लियर साइड पे थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। आपके IR के पेपर 1 के सिलेबस में एक टॉपिक है ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम। देखिए, हम रेजीम क्या है, रेजीम ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम मींस यानी न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड ऑल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स, इनिशिएटिव्स, इंस्टीट्यूशंस जैसा कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनिशिएटिव जैसा कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, अरेंजमेंट्स एंड न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसा कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और वो है मिसाइल, मुझे मिसाइल से रिलेटेड याद नहीं आ रहा है, एक वो भी अरेंजमेंट शामिल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है ईयर 2018 में। सबसे पहले तो NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 50 साल पूरे हो रहे हैं। अब 50 साल पूरे हो रहे हैं तो ये इट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम। अब तक इसमें सिर्फ 2 बैड केसेस हैं, यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया, दे बोथ वर पार्ट ऑफ NPT बट दे आर बीइंग एलिगेटेड और इन पे सैंक्शंस भी इसी वजह से लगी कि दे डिडंट फॉलो
the procedure of withdrawal and they didn't follow the terms and conditions of NPT. तो 50 इयर्स की परफॉर्मेंस गेज की जाएगी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। पाकिस्तान politico.com के अगस्त वाले इशू में, पाकिस्तान पोलिटिको के अगस्त वाले मैगजीन में तारिक रऊफ साहब का एक आर्टिकल है जो कि 2 या 3 पेजेस का है। उसमें उन्होंने एनपीटी की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से गेज किया है। आप जाएं वेबसाइट पे और तारिक रऊफ साहब का आर्टिकल जो एनपीटी के बारे में लिखा गया है पढ़ लें। जून 2018 का जो मैगजीन है पाकिस्तान पोलिटिको, वो भी उसके भी सारे आर्टिकल्स फ्री अवेलेबल हैं पाकिस्तान politico.com पे। दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द न्यूक्लियर डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्यों 20 इयर्स हो गए हैं हमें न्यूक्लियर पावर बने हुए, इंडिया को भी और हमें भी। तो इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आना कि इनका न्यूक्लियर पोस्चर क्या है, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर डेटरेंस साउथ एशिया का आज किस फॉर्म में है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को अगर हम देख लें, और आरिहांत जो सबमरीन लॉन्च की है, जो सी लेग ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंस है, उसका साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एरिना के या बास्केट के टॉपिक्स हैं। इसी तरह से देखें जो ईरान वाला चैलेंज है वो तो समहाउ जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, P5+1 वाली 2015 में हुई थी। यूएस ने बैकआउट कर दिया, बट डील इज स्टिल इंटैक्ट because it's a multilateral deal and other powers did not back out yet from the deal। तो ईरान वाला चैलेंज तो किसी हद तक मिटिगेट किया है इस ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम ने, लेकिन ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम अभी तक नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही अपना हेल्पलेस रही है। उसको अभी किसी अरेंजमेंट में लाया नहीं जा सका। लेकिन 2018 के ईयर ने ये भी चीज़ विटनेस की कि ट्रम्प और जो न्यूक्लियर जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं किम जोंग उन, उनकी मीटिंग हुई है मई में। सांतोसा आइलैंड है सिंगापुर का, वहाँ पे उनकी मीटिंग होती है और ये बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग है। इस मीटिंग से पहले साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन लीडर्स की मीटिंग होती है और वो ऐलान करते हैं 50 ईयर्स से जो डिक्लेयर्ड वॉर थी ओवर ईच अदर उसको ख़त्म करने का। तो ये बड़े एक हिस्टोरिक स्टेप्स हैं। एक तरफ ये है कि जो यूएस का डेटरेंस एक्सटेंडेड डेटरेंस पॉलिसी, ये उसका फेलियर है कि नॉर्थ कोरिया जैसी एक छोटी सी स्टेट वो यूएस की थ्रेट्स पे नहीं आई और यूएस को बहरहाल ऑन टेबल आना पड़ा। और दूसरी तरफ देखें इसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने NPR न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूके हो, चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, जिन भी स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दे हैव ए पोस्चर। पोस्चर मीन उनका जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो क्या स्पेल आउट करता है। एक कैटालाइटिक पोस्चर है, एक एसिमेट्रिक पोस्चर है, एक पोस्चर है जिसमें कि नो फर्स्ट यूज पे बेस्ड है, अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। तो इस पोस्चर को, इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के पता लगता है कि किसी भी स्टेट की नॉन क्लासिफाइड डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की स्ट्रेटजी क्या है एज फार एज देयर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स आर कंसर्न। तो अगेन बिकॉज ऑफ इशुएंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम यूएस, तो ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम का जो पूरा एरिया है उसको बहुत सिग्निफिकेंस मिलती है और उससे क्वेश्चन आने का इम्कान है। तो मैं फिर इस ट्रॉयका का जिक्र कर रहा हूं, आर्म्स रेस, disarmament, arms trade in two perspective. One perspective is war and the other perspective is global nuclear non-proliferation regime. इन एरियाज को आपको देखने की जरूरत है। सवाल इस पे किस तरह का आ सकता है, मैंने अभी जो एक पेपर 1 का इमेज अपलोड किया है उसमें मैंने एक क्वेश्चन इस पे डिजाइन किया हुआ है, देख लें। बट जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही आए, उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन भी आ सकता है। बट दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 2018 में इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी जनरेट हुई है। फाइनली थ्योरीज की तरफ आते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि हर दूसरे कैंडिडेट का सवाल ये होता है कि जी हमें थ्योरीज अप्लाई नहीं करनी आती। थ्योरीज अप्लाई एक लेक्चर मैं अगर दे दूं या कोई भी और टीचर दे दे, उससे थ्योरीज अप्लाई करना किसी को भी नहीं आती, इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी नहीं आती। एक तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, दूसरी बात ये कि
आपके पास CSS में बैचलर लेवल का थ्योरेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, आपसे स्कॉलर लेवल का नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड, तो इतना परेशान मत हो थ्योरीज के हवाले से। अब आज की जब टॉक एंड होगी, मैंने करंट अफेयर का मॉक पेपर अपलोड करना है, वही मेरे एंड से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे या उन पे बने हुए क्वेश्चंस होंगे कि जो आ सकते हैं CSS 2019 के करंट अफेयर के पेपर में। IR पेपर 2 मुझे मॉक पेपर अपलोड करना है। इसके अलावा कुछ बुक्स से कलर्ड इमेजेस, एक पेज का वो इमेज होगा, वो मैं अपलोड करूंगा। मिसाल के तौर पे जिनके पास एंड्रयू हेवर्ड है, उनमें वो खुद भी देख सकते हैं जाके, उनमें ग्रीन पेजेस हैं कहीं कहीं पूरी बुक में। उस ग्रीन पेज पे क्या है, जैसे स्टेट एक टॉपिक है, तो स्टेट के बारे में रियलिस्ट क्या कहते हैं, लिबरलिस्ट क्या कहते हैं और क्रिटिकल व्यू क्या है, एक पेज पढ़ लेने से जिसपे 3 पैराग्राफ्स हैं, तो समझ आ जाता है कि थ्योरी अप्लाई प्रैक्टिकली किस तरह की जाती है। तो जब तक आप कोई ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे जिसमें थ्योरी अप्लाई करके दिखाई गई हो, तब तक आप थ्योरी वाले क्वेश्चन के जवाब में यही लिख के आएंगे, रियलिज्म सेज ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आता। रियलिज्म डिस्क्राइब्स इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, यही आप लगी बंदी बातें लिख के आएंगे। और देखें सॉरी, लाहौर की मौसमी असरात हैं, मुझ पे भी हैं, आप लोगों पे भी शायद होंगे, पर अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम में अपीयर होना है। देखें, थ्योरी पे 2 किस्म का क्वेश्चन, 3 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। या तो शॉर्ट नोट आएगा, या वो 2 थ्योरेटिकल सेट्स में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के आर्गुमेंट्स पूछ लेगा। मिसाल के तौर पे पूछेगा जी न्यो रियलिज्म में और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में कन्वर्जेंस वाले आर्गुमेंट्स क्या हैं और डाइवर्जेंस वाले आर्गुमेंट्स क्या है। ये हो सकता है शॉर्ट नोट में जी बिहेवियरलिज्म पे लिख लें शॉर्ट नोट, या आप लिख लें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे या फेमिनिज्म पे लिख लें, ये शॉर्ट नोट है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि थ्योरी, कोई केस स्टडी दी होगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कोई इवेंट दिया होगा, और फिर आपसे पूछा गया होगा कि जी आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी थ्योरी इन्होंने अप्लाई इस पे हो रही है, इस केस पे, इस इवेंट पे, या कौन सी की जा सकती है। दैट इज प्रैक्टिकल एनालिसिस क्वेश्चन। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरी पे। अगर तो थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स वाला क्वेश्चन आए जो आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। जो पेजेस में अपलोड कर दूंगा सॉरी, जो पेजेस में अपलोड कर दूंगा, तो उसमें ये है कि आप देख लेंगे स्टेट पे, ग्लोबलाइजेशन पे, या डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स पे, रियलिस्ट क्या कहते हैं, लिबरलिस्ट क्या कहते हैं। IR की मेन थ्योरीज 2 ही हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, और इनके ऑफशूट न्यो लिबरलिज्म, न्यो रियलिज्म। ये तो हर किसी को आनी चाहिए। इसके अलावा जो है उसमें आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, यानी उसमें आप स्किप कर सकते हैं। अब अगर मैं फेमिनिज्म इन IR की बात करूं, तो ग्लोबल सीन के ऊपर जो एक चीज छाई रही बहुत ज्यादा, जिसका जिक्र हुआ फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में पूरे साल 2018 में, वो था मी टू कैंपेन। मी टू कैंपेन क्या थी, आप जाके सर्च करें। हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो बड़े भोंडे अंदाज में उसको अप्लाई किया जा रहा होता है। अली जफर वर्सेस मीशा शफी, उनके पर्सनल बिजनेस टसल्स होते हैं जिसको ब्रांड किया जा रहा होता है कुछ NGOs की तरफ से मी टू। लेकिन आप वो लोग जो वुमेन रिलेटेड या जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मी टू कैंपेन को देख लेना चाहिए। और IR के अंदर जिन्होंने शॉर्ट नोट के तौर पे तैयार करना है फेमिनिज्म को, वो भी मी टू कैंपेन को देख लें। अगेन मैं कहूंगा जो दिसंबर का पाकिस्तान पॉलिटिको है, उसमें डॉक्टर सलमा मलिक का आर्टिकल है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन दैट वाज नॉट अबाउट मी टू कैंपेन, दैट वाज अबाउट फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। आप जाके देख सकते हैं। तो थ्योरीज में रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, बिहेवियरलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, ये 4 थ्योरीज के सेट मैंने आपको बताए हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। अगेन कह रहा हूं, शॉर्ट नोट वाला जरूर कर लेना चाहिए क्वेश्चन। क्यों, उसमें 10-10 नंबर अलग अलग होते हैं, और जो है अपना क्या कहते हैं, 10-10 नंबर जब अलग होते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। अभी मुझे कोई शहजाद गुल साहब है, उनका कमेंट मुझे नजर आ रहा है, सर प्लीज अपलोड देम असाब। असाब का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। तो शहजाद गुल साहब, आपसे मेरी गुजारिश है, जरा टॉक एंड होने का वेट कर लें, तो फिर उन्हें जरूर अपलोड किया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं IR पेपर 2 की तरफ।
अगेन जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियोज डेवलप हुए हैं या जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होता रहा है 2018 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे पेपर 2 में एक टॉपिक है जो नॉर्मली टीचर्स करवाते भी नहीं थे, और अगर क्यों नहीं करवाते थे, क्योंकि उस पर कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही थी। लेकिन ट्रंप साहब ने एक्टिविटी शुरू कर दी, उस पर जनरेट कर दी। मिसाल के तौर पे टॉपिक है मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जो है वो टॉपिक वाकई रिडंडेंट था, उस पर कोई सवाल इसलिए नहीं किया जाता था, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। पर ईयर 2018 इस लिहाज से जो है मेमोरेबल है या यादगार है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है, उसने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया है कि 6th ब्रांच ऑफ यूएस मिलिट्री जो है उसको लॉन्च किया जाए, जो कि स्पेस फोर्स है, और इसको अपार्ट फ्रॉम यूएस एयरफोर्स, यानी इस वक्त तक जो यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस रिलेटेड टू आउटर स्पेस हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसको मिलिटराइजेशन हम कहते हैं, फॉर मिलिट्री ऑप्स और फॉर अदर मिलिट्री पर्पसेस, उसको जो है यूएस एयरफोर्स डील कर रही थी। लेकिन अब ट्रंप ने इसके लिए अलग एक फोर्स बनाने का जिक्र कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब यूएस लेकर आएगा स्पेस फोर्स, देन रशिया विल रेसिप्रोकेट एंड चाइना विल आल्सो रेसिप्रोकेट इन द सेम वेन। एक ट्रीटी हुई थी 1967 में, आउटर स्पेस ट्रीटी। उस ट्रीटी को 2017 में 50 साल पूरे हो गए हैं। तो अब जब 2020 में यूएस की स्पेस फोर्स लॉन्च होगी, जो ट्रंप ने डिसीजन लिया है, तो फिर इससे जो मुस्तकबिल है आउटर स्पेस ट्रीटी का, वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि रशिया और चाइना भी उसी तरह की स्पेस फोर्स या कोई और इनिशिएटिव लेंगे। और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जब उनसे वर्ल्ड पावर्स या ग्रेट पावर्स बैकआउट कर जाएं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाती है और वो फिर डाइल्यूट हो जाती हैं। INF ट्रीटी जल्दी क्यों डाइल्यूट हो गई? क्योंकि उसमें बायलैटरल ट्रीटी थी, 2 स्टेट्स थी, एक स्टेट ने ऐलान किया, ऑटोमेटिकली दूसरी ने भी ऐलान कर दिया और वो डाइल्यूट होगी। बट मल्टीलेटरल ट्रीटीज विल टेक टाइम, लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग इवेंट होगा फॉर द फ्यूचर और फॉर द फेट ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी जो 2017 में हुई थी। अब जिस आर्टिकल का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मेरा ही लिखा हुआ है और इसका इमेज इस तरह का है। जब आप pakistanpolitico.com, अब ये देखें, pakistanpolitico.com, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप ढूंढ सकते हैं ये आर्टिकल बहुत आसानी से। इस आर्टिकल को प्योर IR जार्गन में आप लोगों को बताने के लिए इसलिए लिखा गया है कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को किस तरह से जेल करना है IR के कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसमें एनालिसिस किस तरह से देना है। तो आप पढ़ेंगे, आपको फायदा हो जाएगा फॉर IR पेपर 2 एंड मे बी फॉर इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज इसमें आर्टिकल्स की साइटेशन भी दी हुई है, रेलेवेंट आर्टिकल्स की, जो आउटर स्पेस ट्रीटी के हैं। अच्छा, फिर अब हम पेपर 2 में चलते हैं एक और सिनेरियो की तरफ, रीजनलिज्म, इलाकायत। यानी 2 किस्म का रीजनलिज्म होता है। एक रीजनलिज्म होता है रीजनल कॉपरेशन फॉर पॉलिटिकल, सोशल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ऑल डोमेन्स। एक रीजनलिज्म होता है जस्ट फॉर ट्रेड, दैट इज नोन एज रीजनल ट्रेड ब्लॉक। तो नाफ्टा, जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन कनाडा एंड मैक्सिको एंड US, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने मॉडिफाई किया है। तो नाफ्टा के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है या पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो वो ट्रंप की चेंज्ड पॉलिसी से रिलेटेड होगा। आप लोग आजकल बहुत सारे ऐसे पुलंदे और नोट्स और बंडल्स गर्दिश कर रहे हैं जिनमें नाफ्टा की हेडिंग के नीचे 4 से 6 सेंटेंस लिखे हैं और आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इसका बेसिक पता चल गया, आगे हम खुद ही लिख लेंगे। फिर सबने रोना है कि IR में तो नंबर नहीं आ रहे होते। तो 4, 5, 6 सेंटेंसेस पढ़ के वाकई नंबर नहीं आते IR में। लेकिन आपको देखना होगा कि ट्रंप ने क्या चेंज लेकर आया है नाफ्टा के अंदर, और ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक में क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है। अब आते हैं हम रीजनलिज्म की तरफ। रीजनलिज्म में क्या आता है? जैसा कि SAARC, जैसा कि SCO, जैसा कि ECO, जैसा कि यूरोपीय यूनियन। तो इस साल जब आपका एग्जाम खत्म होगा और मार्च आ चुका हुआ होगा, तो मार्च 2019 में ब्रेक्जिट विल फाइनली बिकम अ रियलिटी, यानी
जो ब्रिटेन है, जो यूके है, उसका विड्रॉल फ्रॉम यूरोपीय यूनियन। अब ये यूरोपीय यूनियन की ऑलमोस्ट 50 इयर्स की हिस्ट्री में ये पहली दफा होने जा रहा है। ब्रेग्जिट का यूरोपीय यूनियन के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? फ्यूचर में कहीं ग्रेग्जिट ना हो जाए, ग्रीस भी एग्जिट का ऐलान ना कर दे, फ्रेग्जिट ना हो जाए, फ्रांस एग्जिट का ऐलान ना कर दे इस प्रेसिडेंट को या इस एग्जाम्पल को देखते हुए, या फिर इसमें स्पेन का भी एक इशू सामने आ सकता है। तो यूरोपीय यूनियन के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट करेगा ब्रेग्जिट का होना, और फिर ब्रिटिश इकोनॉमी को सेटबैक मिलेगा या फायदा होगा ब्रेग्जिट के होने से। बट याद रखें, जब 2016 का पेपर आया था तो 2015 में बहुत डिबेट चल रही थी वर्ल्ड अफेयर्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की डोमेन में, ऑन ग्रीस डेट क्राइसिस वीजा विज यूरोपीय यूनियन एंड IMF। और इस साल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में डोमिनेटिंग डिबेट्स नहीं है, उसमें नंबर 1 है ब्रेग्जिट, और Brexit is directly related to European Union. When we talk about European Union is known as the hallmark of, as a symbol of regional integration, regionalism. ये बात हुई है। दूसरी, जो ट्रंप और US और चाइना की ट्रेड वॉर है, इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, ट्रेड कोटाज, ट्रेड टैरिफ्स, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की हॉट डिबेट है। ब्रेग्जिट के हो जाने से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को जो सेटबैक मिल रहा है और जो इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म हो रही है दोबारा यूरोप में, वो एक बहुत बड़ा इशू है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नाफ्टा के अंदर जो मॉडिफिकेशन लेकर आया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आई है। तो ब्रेग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए भी, IR पेपर 2 के लिए भी, मे बी इन द करंट अफेयर। मैंने इसका सारा जो है वो सिनेरियो आपको बता दिया है। अच्छा जी, न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस का क्वेश्चन चाहे पेपर 2 में आए या पेपर 1 में आए, उनके 2 एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो है नॉर्थ कोरिया वर्सेस USA, और दूसरा सिनेरियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया वर्सेस USA में एक्सटेंडेड डेटरेंस पॉलिसी, जिसमें कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो चीज जो है अपने क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आ सकता है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज डेवलप्ड मिसाइल्स एंड टेस्टेड देम इन 2018 व्हिच आर बीइंग फायर्ड फ्रॉम सबमरीन्स एंड नेवल शिप्स फॉर द सरफेस टारगेट्स। तो इसको कहते हैं सी लेग ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, और आई थिंक सी लेग ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस भी इसे कहते हैं। ये एक न्यू एडिशन है। और आरिहांत सबमरीन इंडियन नेवी को तमाम ट्रायल्स के बाद अब गो हेड मिल गया है, उन्होंने लॉन्च कर दी है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में। आरिहांत सबमरीन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो वो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें लगा है जो उसमें फ्यूल का काम देता है, और दूसरा ये कि वो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स फायर कर सकती है। एक तो इसलिए भी, और पाकिस्तान ने FSD फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस जो है अचीव कर लिया है। तो या तो साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर डेटरेंस का क्वेश्चन आएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया, या फिर नॉर्थ कोरिया वर्सेस US के कॉन्टेक्स्ट में सवाल आ सकता है। एक और सिनेरियो है, वो है चाइनाज इमर्जिंग रोल इन साउथ एशिया और एशियन अफेयर्स, यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं, चाइना वर्सेस इंडिया इन साउथ एशिया और एशियन अफेयर्स। पिछले साल हम देखें तो ढोकलाम का इशू जो था चाइना और इंडिया के दरमियान रहा, बिकॉज ऑफ एक सड़क बनानी थी भूटान की तरफ, बॉर्डर की तरफ, फिर ब्रिक्स की वजह से वो डिफ्यूज हुआ। अच्छा, इसी तरह से हम देखें नेपाल में 2016 में उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक क्लाइंट स्टेट की तरह डील किया है, नेपाल लैंडलॉक्ड स्टेट है, इंडिया ने हमेशा उसे क्लाइंट स्टेट की तरह डील किया है तो उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया नेपाल के साथ, उनका एक किस्म का इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर दिया। लेकिन देन चाइना इंटरवीन्ड एंड ब्लॉकेड वाज ओवर। और फिर अभी रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, कहाँ पे? वो चल रहा है श्रीलंका के अंदर। उनके प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को स्टेप आउट करना पड़ा है फ्रॉम हिज ऑफिस।
तो उसकी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट में भी चाइना वर्सेस इंडियन जो पावर कंपटीशन है इन इंडियन ओशन वो चल रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दिसंबर का मैगजीन है। उस दिसंबर के इस मैगजीन के अंदर ये कवर स्टोरी, यानी ये टाइटल से ही आपको पता लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब ये देखिए, इंडियाज आरी हैंथ, ये पूरा एक आर्टिकल जो दिसंबर वाले मैगजीन में pakistanpolitico.com पे आप जाएंगे, आप ये आर्टिकल ढूंढ सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद INF ट्रीटी जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ये भी एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी आपको बना बनाया एक आंसर मिल जाएगा इस आर्टिकल की फॉर्म में, लाइक दिस। Yes, the geopolitics of Sri Lanka's crisis, constitutional crisis। तो ये आपको इसमें बना बनाया आंसर एक किस्म का मिल जाएगा। बना बनाया इन सेंस के अच्छे एनालिसिस वाला आंसर। आप चाहते हैं कि आप किस तरह से एनालाइज करें, किन एंगल्स को कैटर करें, वो आपको मिल जाएगा। सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैंने पिछली टॉक में भी जिक्र किया था, ये ऑल टाइम एवरग्रीन फेवरेट इश्यूज हैं हमारे एग्जामिनर के। तो ये IR में भी पूछा जा सकता है। आजकल बहुत बड़ी डिबेट है सीपैक की सोशल साइड की, बिकॉज सोशली कभी पाकिस्तान और चाइना ने एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं किया हुआ, और इकोनॉमिकली भी इतना डीप लेवल पे नहीं किया जिस तरह से सीपैक अभी एक नई कमर्शियल ट्रीटी की फॉर्म में सामने आई ये चीज। प्लस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और काउंटर इनिशिएटिव ऑफ US अगेंस्ट चाइनीज स्ट्रेटजी ऑफ न्यू सिल्क रूट, ये चीजें शामिल हैं। अब पेपर 2 में मैं आपको एक और सिनेरियो की तरफ लेके जाता हूं। बहुत ज्यादा वर्ल्ड अफेयर्स में डिबेट चल रही है न्यू कोल्ड वार, एक नई सर्द जंग, कोल्ड वार जो पहले शुरू हुई थी, पहले थी 1945 से 1991 तक, फिर वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर हो गया बाइपोलर से, तो खत्म होगी। तो अब फिर डिबेट ऑन है आजकल वर्ल्ड अफेयर्स में। एक डिबेटिंग ग्रुप है सॉरी, जो ये कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट ए कोल्ड वॉर, दिस इज जस्ट ए पावर कॉम्पिटिशन। लेकिन दूसरा जो डिबेटिंग ग्रुप है वो कहता है दिस इज द कोल्ड वॉर और न्यू कोल्ड वॉर ऑफ 21st सेंचुरी, वेयर द प्लेयर्स आर नॉट ओनली रशिया एंड US, द अर्स्टवाइल प्लेयर्स, बट द न्यू प्लेयर इज चाइना। तो इसके ऊपर आप इंटरनेट से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, या कोई भी एक अच्छा, एक जस्ट वन आर्टिकल ऑफ 2 पेजेस आप पढ़ लेते हैं तो आप इसको नेल कर सकते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा SCO, ECO और SAARC अहम है, इन पे सवाल आ सकता है। 2017 में SCO पे सवाल शायद पाकिस्तान अफेयर्स में आया है, और 2016 में SCO पे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में आया है, तो IR में भी पूछा जा सकता है। वेस्ट इसको नेटो ऑफ द ईस्ट कहता है। वेस्ट हैज अ हेट्रेड और प्रेजुडाइज टुवर्ड SCO। वो क्यों है, ये वाले एंगल डिस्कस करने हैं, लेकिन इट इज ड्रिवन बाय चाइना एंड रशिया है, और अब पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर्स हैं। इसी तरह से लीग ऑफ नेशंस पे इसके फेलियर और काजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है, क्योंकि 100 साल पूरे हो गए थे अपना क्या कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन को। इसी तरह से बेलफोर डिक्लेरेशन जो है, जो पैलेस्टाइन से रिलेटेड है, जो बिटवीन ज़ियोनिस्ट और उस वक्त के जो ब्रिटेन फॉरेन मिनिस्टर थे उनके दरमियान एक डिक्लेरेशन था, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसराइल, वेयर इसराइल इज टुडे। वो भी इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्टेक्स्ट में? बिकॉज द प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड शिफ्ट ऑफ US एम्बेसी फ्रॉम तल अवीव टू जेरूशलम। देखिए, जेरूशलम एक ऐसा सिटी है जो कि क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ज्यूज के लिए, तीनों के लिए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। अब 70 इयर्स तक जो US फॉरेन पॉलिसी रही है वो थ्योरेटिकली 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी एक स्टेट है पैलेस्टाइन और दूसरी स्टेट है
इसराइल टू स्टेट सोल्यूशन की सपोर्ट में रही है। बट ट्रंप का ये जो डिसीजन है, द शिफ्ट ऑफ यूएस एम्बेसी फ्रॉम तल अवीव टू जेरूशलम, that qualifies the argument now US is towards one state solution। अभी लेकिन हैरानकुन बात यह है, सरप्राइजिंग चीज यूएस के लिए भी ये है कि यूरोप जो हमेशा से एलाय रहा है यूएस का, उसने इस इशू के ऊपर साथ नहीं दिया। मेजर यूरोपियन पावर्स ने अभी तक अपनी एम्बेसी की शिफ्ट का ऐलान नहीं किया और जनरल असेंबली में भी वोटिंग अगेंस्ट ही की यूएस के इस डिसीजन की जो 2018 जनवरी में हुआ था। तो पैलेस्टाइन इशू पे या पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे या मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चन जो है जेरूशलम में जो एम्बेसी शिफ्ट की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है पेपर 2 में। अच्छा देखें, वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत जिक्र होता है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। चेंज किस तरह से हो रहा है? इट इज नॉट यूनिपोलर in its full manifestation, it is not completely multipolar, it is an amalgam of multi and unipolar, but it is diluting gradually। तो इस वजह से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में सवाल शायद यूं पूछा जाए कि क्या वर्ल्ड पीस अचीव हो जाएगा अगर वर्ल्ड कंप्लीटली मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ चली जाती है? वर्ल्ड कब जाएगी कंप्लीटली मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ? कि जब यूएस की मिलिट्री हेजमनी खत्म हो जाएगी, जिसका इम्कान बहुत कम है, या उनकी आइडिएशनल नॉलेज पावर की हेजमनी खत्म हो जाएगी। 4 मेजर टाइप्स होती हैं पावर की: पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर, और फिर फाइनली आइडिएशनल कम नॉलेज पावर, जिसमें कि आपकी साइबर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है, पावरफुल आइडियाज आ जाते हैं, लाइक INF ट्रीटी का आइडिया, लाइक आउटर स्पेस ट्रीटी का आइडिया, लाइक डिटेंट का आइडिया, रेप्रोचमेंट्स वगैरह सब आइडियाज हैं, ये आ जाते हैं, इस चीज में आ जाते हैं। अच्छा, अब पेपर 2 में एक चीज का ख्याल रखें। सब लोग ये समझते हैं ये हिस्ट्री का पेपर है। ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है। हिस्ट्री का पेपर क्यों नहीं है? ये देखें, वर्ल्ड वॉर 2 या उसके काजेस, वर्ल्ड वॉर 1 या उसके काजेस, लीग ऑफ नेशंस का बनना या उसका फेल होना, उसके फेलियर के काजेस, हिस्टोरियन का लिखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, IR वाले का लिखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिक्स का बंदा है उसके लिखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं, प्लीज इन्हें हिस्टोरिकल इवेंट समझ के मत पढ़ें। आपके पास जो भी IR की बुक अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना, आप उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो चैप्टर है मौजूद इससे रिलेटेड आप वो पढ़ लें। जैसा कि जिनके पास बुक है जॉन बेलिस वाली, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर यानी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर के ऊपर पूरा एक चैप्टर मौजूद है। आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको हार्डकोर IR वाला एनालिसिस मिलेगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की किसी बुक से पढ़ेंगे तो फिर आपको IR रिलेटेड एनालिसिस नहीं मिलेगा। यही एक वजह है कि नंबर पेपर 2 में स्टूडेंट्स के कम आते हैं, क्योंकि वो इसे हिस्ट्री का पेपर समझ लेते हैं। अच्छा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और एंड ऑफ हिस्ट्री, इस दफा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को हम देखें तो इस टाइम वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर मैनिफेस्टेशन है कि कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में किस तरह का होगा या यूनिपोलर ऑर्डर वाले एरा में किस तरह का होगा, जो कि हंटिंगटन ने बताया था। US वर्सेस चाइना देखें तो कन्फ्यूशियस वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये बनता है। US वर्सेस रशिया देखें तो ये वेस्टर्न वर्सेस स्लैविक ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन बनता है। इसी तरह से US वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड अगर हम देखें तो ये बन जाता है मुस्लिम सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन बन जाता है। इसी तरह से एंड ऑफ हिस्ट्री, तो बुक का नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, लेकिन अब इस पे एडवांस लेवल का एनालिसिस या इसमें अपडेटेड लेवल का एनालिसिस रिक्वायर्ड है। उसमें क्या है
कि फ्रांसिस फोकोयामा साहब का कहना था कि अब इविल एम्पायर इज डेड, यानी कि यूएसएसआर, नाउ देयर इज नो पोटेंशियल और एग्जिस्टेंशियल हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज लिबरलिस्ट यूज्ड टू से डेमोक्रेसीज एंड डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट with each other. Now democracy will spread to the world and then peace will automatically achieved, world peace, because the world will become democratically in majority states की सेंस में अगर हम देखें, लेकिन पीस तो वर्ल्ड को नहीं मिल सका। तो अब फ्यूचर ऑफ द हिस्ट्री है, यानी ये जो नैरेटिव यूएस ने बिल्ड किया, अब इसका फ्यूचर क्या है, ये एट स्टेक है या सरवाइव करेगा। एंड ऑफ हिस्ट्री में तो यही कॉन्टेक्स्ट फिलहाल चल रहा है। फाइनली शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन मैं दोबारा कहूंगा, इधर भी आप मत छोड़िएगा। इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं साउथ एशियन पीस के कॉन्टेक्स्ट में और अफगान पीस प्रोसेस जो है, ये अगेन आईआर के पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पॉलिटिकल सीबीएम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से साउथ एशिया में पीस कैसे अचीव किया जा सकता है, दो आर्क राइवल पावर्स किस तरह से पीस प्रोसेस इनिशिएट कर सकती हैं, जब इंडिया में इस साल के एंड पे या दरमियान में नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो करतारपुर कॉरिडोर को कैसे रेसिप्रोकेट करेगी, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइनली पाक अफेयर्स के बारे में एक बात कहूंगा, अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलें तो 2016 का पाक अफेयर का पेपर मिक्स पेपर था, 3 से 4 सवाल प्री पार्टीशन से थे और 3 सवाल पोस्ट पार्टीशन से थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने चूंकि ऊपर से पेपर पढ़ना शुरू किया, उन्होंने तब तैयारी की थी सिर्फ पोस्ट पार्टीशन की, वो दिल हार बैठे और उनसे फिर आगे सवाल नहीं हुए। हालांकि जो 3 सवाल पोस्ट पार्टीशन से आए थे 2016 के पेपर में, वो इतने कॉमन थे कि हर स्टूडेंट ने प्रिपेयर किए थे, और एक सवाल बंदा कर ही लेता है किसी भी तरह। फिर 2017 में एक सरप्राइज दिया, दैट वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, बट दैट वाज ए सरप्राइज फॉर द कैंडिडेट्स, क्योंकि जो लोग सिर्फ प्री पार्टीशन पढ़ाते हैं पाक अफेयर्स में, वो लोगों ने पोस्ट पार्टीशन को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। पर सारे का सारा 2017 का पेपर पोस्ट पार्टीशन वाले एरिया से आ गया। फिर 2018 का पेपर आया तो दैट वाज मिक्स, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन वर फ्रॉम प्री पार्टीशन एंड द रेस्ट वर फ्रॉम द पोस्ट पार्टीशन। तो अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंगली देखूं तो इस साल तो फिर 80 to 90% इम्कान है कि जो पाक अफेयर्स का पेपर आएगा वो पेपर सारे का सारा पोस्ट पार्टीशन से होगा। और मैंने आप लोगों के साथ जो क्वेश्चंस शेयर किए हैं 15 पाक अफेयर्स के, वो प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों एरियाज की हैं। वो टॉपिक्स या वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो यू विल बी एट सेफर साइड। ठीक, प्लस ये कि ब्रेग्जिट, यूएनओ, ग्लोबल जीरो, यानी वर्ल्ड को एटलीस्ट न्यूक्लियर आर्म्स से पाक कर दिया जाए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाए, एसडीजीज, इस तरह के जो वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये वाला मैगजीन, ये जनवरी का इशू है और ये भी पूरा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इट्स अ लोडेड इशू, इसमें 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर काफी सारे, मतलब 7-8 आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप इसकी सारी डायमेंशंस पढ़ सकते हैं। ग्लोबल और पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अच्छा, फाइनली मैं आपको ये कहूंगा कि आपने किसी भी पेपर में ना तो ओवर एक्साइटेड हो और ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करें। ट्राई टू होल्ड योर नर्व्स इन अ बैलेंस्ड वे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा शीटें भरता जा रहा है तो इंप्रेस होने की या डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बहुत सारी शीट्स फिल करते हैं उनके भी मार्क्स कम आते हैं, और जो लिख के आते हैं विद इन अ सिंगल शीट, जो एक मिली है 25 लीव्स की या 30 लीव्स की, वो भी बहुत अच्छा हाई स्कोर कर जाते हैं। तो दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया, परेशान मत हो उसमें। आप अपने काम पे फोकस रखें, खुद को डीफोकस मत करें। बहुत बुरी आदत होती है स्टूडेंट्स की, जब बाहर आते हैं तो एमसीक्यूज डिस्कस करने लग पड़ते हैं। आपने जी ऑप्शन ए ठीक थी, वो कहेगा बी ठीक थी, तीसरी कहेगी सी ठीक थी, असल में तीनों ही ठीक नहीं होते, लेकिन पैनिक क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर देमसेल्फ। अब जो आप लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो मेरा पीस ऑफ एडवाइस ये है कि जब आप पेपर से बाहर आ जाएं तो प्लीज डोंट डिस्कस एमसीक्यूज, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स।
कि किसने क्या लिखा। अब जो होना था वो हो चुका है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द नॉलेज यू हैव एब्जॉर्ब्ड अप टिल नाउ। ये वो वाला टाइम नहीं है कि मैं आपको एक टॉपिक के ऊपर पूरा पूरा लेक्चर देता रहूं और आप उसको सुने, फिर उसमें से पॉइंट्स लें, फिर लिखें, फिर तैयारी करें। इस वक्त जो कुछ बेस्ट पॉसिबल था वो मैंने आपके लिए कर दिया है, और अल्लाह करे कि जो बताया गया है इसमें से चीज़ें आ जाएं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज जो भी कुछ मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे तो आपको किसी न किसी पेपर में फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। मेरे पास IR अकेडमी में इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यू क्लासेस 16 फरवरी सैटरडे से शुरू हो रही हैं, और इसी तरह से पाक अफेयर्स की न्यू क्लासेस फॉर PMS जो पंजाब का होने जा रहा है, स्पेशल क्लासेस, वो भी 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। उसका इधर बता दिया जाएगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे। प्लस ये कि मैंने जो 10 क्वेश्चंस आज IR पेपर 1 के दिए हैं, इसमें मैं 2 क्वेश्चंस का इजाफा करूंगा, वो मैं अलग से आप लोगों को मेंशन कर दूंगा पेज के ऊपर जाके, तो आप जो है उनको कंसिडर कर सकते हैं बाद में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू केटर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, essay and IR paper 1 and paper 2. Please focus on these areas, trust yourself and be focused. किसी से ना इम्प्रेस हों, ना किसी से डिप्रेस हों, अपने काम पे फोकस रखें, पैनिक ना हो। आप जितना कम पैनिक होंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जितना ज़्यादा पैनिक होंगे, ये देख के आजकल बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जी अगर किसी के हाथ में देखा है कि जी इसके पास फला आर्टिकल है, ये मुझे भी आ जाए, या मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। अब ये भी पढ़ लूँ के चक्कर में क्या हो रहा है कि आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं। फिर MCQs की बात करें, देखिए मैं MCQs करवाता ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि MCQs का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, हम जितना मर्जी पढ़ लें। दैट डजंट मीन के MCQs की प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जितना मर्जी पढ़ लें MCQs में फिर भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, रादर नामुमकिन होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप 20 नंबर के MCQs की खातिर 80 नंबर का सब्जेक्टिव स्पॉइल मत करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर in CSS 2019. Inshallah, I'll come up again with the analysis of 2019 papers. Thank you.